देखो आज स्टार्ट करेंगे डीएचसीपी सर्वर। डीएचसीपी सर्वर को हम बोलते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो जो डीएचसीपी सर्वर है बेसिकली हम लोग क्यों यूज करते हैं इसे। देखो हमारे पास दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं। एक ऐसे आईपी एड्रेस जो हम स्टैटिकली डिफाइन करते हैं और दूसरे आईपी एड्रेस होते हैं डायनेमिक। स्टैटिक आईपी वो आईपी एड्रेस होते हैं जो हम मैन्युअली डालते हैं, ठीक है ना, मैन्युअली कॉन्फ़िगर करते हैं बाय एडमिन, ठीक है। डायनेमिक आईपी वो आईपी एड्रेस होते हैं जो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड होते हैं। और किससे प्रोवाइड हो रहे हैं? डीएचसीपी सर्वर से, ठीक है। तो हमारे पास देखो वाई वी आर यूजिंग डीएचसीपी सर्वर, बता सकते हो क्यों यूज कर रहे हैं डीएचसीपी सर्वर? जरूरत क्या पड़ेगी? स्टैटिक आईपी से भी तो काम चल रहा था, क्या जरूरत पड़ी हमें डीएचसीपी सर्वर को यूज करने की? तो ठीक है, बट अब जो कहीं अगर लार्ज नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क है, हर एक कंप्यूटर को स्टैटिक आईपी देना पॉसिबल नहीं है और मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। हम्म, तो इसलिए हम डायनेमिक यूज़ करते हैं, डीएचसीपी यूज़ करते हैं। उसमें हमें कोई टेंशन नहीं होती आईपी कॉन्फ्लिक्ट होने की। और जो है अ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेन रीज़न है कि आईपी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और हम्म, जो है डेटा भी डेटा भी मेंटेन रहेगा। मतलब जो है डेटा क्या है, इसमें कह सकते हैं कि इट्स प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस एंड नो एनी आईपी कॉन्फ्लिक्ट इस वन नेटवर्क। अच्छा, तो क्या हम अपने सर्वर को भी डायनेमिक आईपी दे सकते हैं? नहीं सर, सर्वर को तो उसके लिए क्या फिर जो सर्वर का आईपी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल हो सकता है सर। फिर लेकिन अब जो नेटवर्क एडमिन होगा वो जो है सर्वर के लिए आईपी प्रोवाइड करेगा। और प्रत्येक होस्ट के लिए अलग अलग आईपी प्रोवाइड करेगा और अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। इसमें की आईपी कॉन्फ्लिक्ट का इशू हो ही ना। हम्म, तो मान के चलते हमारे जो नेटवर्क है। और इट अगर अगर सर हम डीएचसीपी से अगर हम डीएचसीपी से सर्वर को आईपी प्रोवाइड करेंगे तो हम्म, डीएचसीपी का तो आईपी चेंज हो जाएगा एज हम्म, पर डीएचसीपी पॉलिसी। हम्म, तो ये आई थिंक ये तो पॉसिबल है नहीं फिर तो डीएचसीपी डायनेमिक ले आईपी प्रोवाइड करने के लिए डीएचसीपी को सर्वर को। हम्म। देखो क्या होता है हमारे पास, देखो नॉर्मली तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक आईपी देते हैं। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हमारे पास एडमिन है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टैटिक आईपी देने के लिए, हम्म, ठीक है ना। हमारे जो यूजर्स हैं उनको पता ही नहीं कि आईपी एड्रेस होता है क्या है, हम्म, राइट। देखो मोस्ट ऑफ द जो डेवलपर होते हैं या फिर हमारे पास जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें नहीं पता होता आईपी एड्रेस क्या भला है, क्या चीज़ है आईपी एड्रेस, नहीं पता होता, ठीक है। बिल्कुल तो बेसिकली यूजर्स को हमें ये नहीं समझाना है कि आपका जो सिस्टम है वो एक आईपी एड्रेस से चल रहा है, राइट। तो जो यूजर्स हैं उनके लिए हम लोग डायनेमिक आईपी रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यूजर इज नॉट अवेयर अबाउट द स्टैटिक आईपी एड्रेस, उन्हें नहीं पता आईपी एड्रेस क्या चीज़ है, ठीक है।
दूसरा क्या है कि उनको बार बार अगर हमने एक आईपी सेट कर दिया, मान के चलते हैं एक स्टैटिक आईपी हमने किसी यूजर वन का सेट कर दिया है, अब कल को क्या होता है कि वो आईपी एड्रेस को चेंज भी करेगा, राइट, करेगा ना। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है कि देखो यूजर को हमें आईपी एड्रेस से दूर रखना, पहली चीज, उसको पता ही नहीं लगने देना कि आईपी एड्रेस कुछ भला भी है, आईपी एड्रेस चेंज करने से कुछ होता है, ठीक है। तो हमारे जो यूजर्स हैं उनको बस क्या है, सिस्टम पे लॉगिन करना है, काम करना है, बस दैट्स इट। उन्हें हमें क्या है, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी है, मतलब हमें जो है उसको नहीं बताना है कि भाई अंदर क्या चल रहा है, बैकग्राउंड प्रोसेस क्या चल रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनके जितने भी सिस्टम्स हैं उनको ऑटोमेटिक मोड पे रख देते हैं, ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस मोड पे रखते हैं, जिससे कि क्या है, उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो और एडमिन को भी प्रॉब्लम ना हो। अगर स्टैटिक आईपी डाल दिया, और देखो हमें क्या होता है, स्टैटिक आईपी एड्रेस को बार बार चेंज करना पड़ता है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से क्या होता है, एक आईपी एड्रेस अगर किसी को पता लग गया तो बार बार क्या है कि वो उस सिस्टम पे कोई क्या कर सकता है, डायरेक्टली उसके कंसोल को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। या फिर क्या करेगा, स्टैटिक आईपी पता लगने पे जो हैकर्स होते हैं वो पता कर लेते हैं कि इस सिस्टम का क्या आईपी एड्रेस, अब बार बार उस पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सिक्योरिटी रीजन से क्या होता है कि आईपी एड्रेस को बार बार चेंज करना जरूरी होता है। तो ऐसी फैसिलिटी हमें मिलती है डायनेमिक आईपी देके, या ऑटोमेटिक मोड पे आईपी डालने, ठीक है। अब ऑटोमेटिक मोड पे हमने एक आईपी एड्रेस डाल दिया, ठीक है। तो यूजर को नहीं पता हमारा आईपी एड्रेस क्या है और कब चेंज हो रहा है, कितनी बार चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो होता है ये चेंज होता है फ्रिक्वेंटली, ठीक है ना। ये फ्रिक्वेंटली चेंज हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा मेरा आईपी एड्रेस क्या है। तो डायनेमिक आईपी एड्रेस सिक्योरिटी रीजन से सबसे बड़ा जो मकसद है वो है सिक्योरिटी पर्पस। आपकी जो सिक्योरिटी है उसको टाइट करना है, तो सिक्योरिटी वेनेबिलिटीज ना आए हमारे क्लाइंट में, इसलिए हम क्या करते हैं, डायनेमिक आईपी देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि आईपी कन्फ्लिक्शन की प्रॉब्लम हो। अगर हम स्टैटिक आईपी डालें बड़े नेटवर्क में तो हमें नहीं पता लगेगा कि एक आईपी हमने 2 बार डाल दी है। तो ऐसी कंडीशन में उस मशीन को हम ढूंढते रहेंगे जो आईपी कन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो अगर वो आईपी कहीं पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो बार बार एरर आती है कन्फ्लिक्शन की, लेकिन हमें नहीं पता लगता कि आईपी एड्रेस कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो आईपी कन्फ्लिक्शन की प्रॉब्लम से बचने के लिए भी हम डायनेमिक एड्रेस यूज करते हैं। तीसरा, हमारे पास यहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम होता है। हम किसी भी आईपी एड्रेस को रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं हमारे मोस्ट ऑफ द जो सर्वर है उनकी आईपी एड्रेस रिजर्वेशन पे डाल डाल सकते हैं, क्योंकि देखो होता क्या है कि हमारे जो सर्वर्स होते हैं उनके आईपी एड्रेस चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर मैक एड्रेस को आईपी के साथ बाइंड कर देंगे, जिससे कि क्या हो, जब भी हमारे पास रिक्वेस्ट आए तो उसको वही आईपी एड्रेस मिले जिसके लिए हमने रिजर्वेशन कर रखा है, ठीक है ना। तो इसमें हम रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो हम लोग पॉलिसीज वगैरह भी बना सकते हैं। पॉलिसीज किस लिए बना रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि भाई कुछ हमारे नेटवर्क में कुछ ऐसे आईपी एड्रेस आ रहे हैं जिनके हमें ब्लॉक वगैरह करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उनको फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिल्टरिंग भी डीएससीपी का एक फीचर है, जिससे कि हम क्या है, बैड आईपी को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जिनकी वजह से हम डायनेमिक आईपी एड्रेस यूज करते हैं अपने सिस्टम से, ठीक है। बात समझ आ गई। अब हम जानते हैं डीएससीपी प्रोसेस। डीएससीपी कैसे काम करता है। तो डीएससीपी जो काम करता है वो एक प्रोसेस पे काम करता है जिसे हम कहते हैं डोरा प्रोसेस। नाम सुना है इसका? यस सर। बता सकते हो डोरा प्रोसेस क्या है? डोरा सर प्रोसेस जो है, अ,
DHCP use DORA process to provide IP address. First of all, DHCP server, uh, when DHCP server provide the IP address, then DORA process used. So first of all, DHCP server discover the message to client PC, then client PC then DS first of all, client PC discover the query to DHCP server. Then DHCP server offer the IP address to client PC. Then client PC request for IP address. Then DHCP server acknowledge for IP address to client PC. पूरा प्रोसेस का सर यही काम है। आईपी जो है प्रोसेस है ये, और आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने में ये जो है डीएसपी की हेल्प करता है। देखो, डीएससीपी के जो प्रोसेस है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है देखो, पहला होता है लीज जनरेशन प्रोसेस, और दूसरा होता है लीज रिन्यूअल प्रोसेस। देखो क्या होता है, डीएससीपी जो है वो चार तरह के पैकेट पे काम करता है, जिसलिए हम इसे कहते हैं डोरा प्रोसेस। डी फॉर होता है डिस्कवर, ओ फॉर होता है ऑफर, आर फॉर होता है रिक्वेस्ट, और ए फॉर होता है एक्नॉलेज। ये चार तरह के पैकेट होते हैं: डिस्कवर पैकेट, ऑफर पैकेट, रिक्वेस्ट पैकेट और एक्नॉलेजमेंट पैकेट। ठीक है, ये चार पैकेट के ऊपर काम करता है डीएससीपी का पूरा प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास डीएससीपी सर्वर क्या प्रोवाइड करता है, लीज प्रोवाइड करता है। इट्स प्रोवाइड द लीज जनरेशन प्रोसेस। लीज का मतलब होता है, जो लीज होती है हमारी, वो होती है डेज, आवर्स और मिनट। ठीक है, तो हमारे पास जो आईपी एड्रेस आता है वो दिन, घंटे और मिनट के हिसाब से आता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो लीज होती है वो होती है 8 दिन की, 0 घंटे 0 मिनट। ठीक है, ये 8 दिन की जो लीज होती है, ये किसके लिए होती है? वायर्ड कनेक्शन के लिए। जब भी हम वायर्ड कनेक्शन यूज करते हैं तो डिफॉल्ट जो लीज होती है वो 8 दिन की होती है। अगर हम वायरलेस कनेक्शन यूज कर रहे हैं तो ये 8 आवर्स की हो जाती है विद वायरलेस। अब वायरलेस के लिए इतनी कम लीज क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से हमारे कंप्यूटर जो है वो अपने नेटवर्क में क्या है, आ रहे जाने हैं, वायरलेस है। तो वायरलेस में सिक्योरिटी रीजन से हमें 8 घंटे की लीज जो है वो डिफ़ॉल्ट मानी जाती है वायरलेस के लिए। ठीक है ना, क्योंकि क्लाइंट आपके आ रहे हैं, नेटवर्क में जा रहे हैं, कहीं पे भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो है लीज कम टाइम की दी जाती है। ठीक है ना, तो 8 दिन, आप जैसे 8 आवर्स हो जाएंगे तो 8 आवर्स के बाद वो आईपी एड्रेस आपके सिस्टम से रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो ये कैसे होगा, ये होगा लीज जनरेशन प्रोसेस के थ्रू और रिलीज रिन्यूअल प्रोसेस के थ्रू। हमें आईपी जो मिलता है वो लीज जनरेशन प्रोसेस के थ्रू मिलता है, और उसी हिसाब से रिन्यूअल भी होता है। तो लीज जनरेशन प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास, मान के चलते हैं, हमारे पास ये हमारा डीएससीपी सर्वर है, और हमारे नेटवर्क में बहुत सारे पीसी हैं जिन्हें आईपी एड्रेस की जरूरत है। ठीक है,
ये हमारा DHCP सर्वर है, ये हमारे क्लाइंट है। तो क्लाइंट में क्या होता है, ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस सेट रहता है। तो क्लाइंट में जितने भी NIC कार्ड है वो ऑटो मोड पे सेट है, ठीक है। तो ऑटो मोड पे सेट होने पे क्या होता है कि क्लाइंट क्या करता है, यहाँ से DHCP सर्वर को सर्च करता है और इसके लिए क्या करता है, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करता है DHCP डिस्कवर मैसेज को। अब ये ब्रॉडकास्ट हो रही है, ये ब्रॉडकास्ट क्या है, सभी के पास जा रही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी जा रही है, सब जगह जा रही है, ठीक है। तो ये जितने भी कंप्यूटर है ये क्या कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। ब्रॉडकास्ट इज अ टाइप ऑफ पैकेट कॉल्ड डिस्कवर पैकेट। तो ये डिस्कवर पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं लगातार। डिस्कवर पैकेट एक ऐसा पैकेट है जो DHCP सर्वर को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या सर्च कर रहा है, इट्स सर्चिंग द DHCP सर्वर। डिस्कवर पैकेट क्या है, किस टाइप का पैकेट है, ब्रॉडकास्ट पैकेट। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, यहाँ से ब्रॉडकास्ट चल रहा है लगातार, ठीक है ना। ये भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ये सारे क्लाइंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। अभी लगातार ब्रॉडकास्ट करते हैं और सर्च करते हैं एक DHCP सर्वर। अगर विद इन ए 30 सेकेंड टू 1 मिनट, 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट के बीच में अगर कोई यहाँ से ऑफर पैकेट रिसीव नहीं हुआ, ठीक है ना, तो देखो क्या होता है, यहाँ से डिस्कवर पैकेट जैसे ही जाता है यहाँ पहुँचता है, तो DHCP सर्वर क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है ऑफर पैकेट, ठीक है ना। ये ऑफर पैकेट क्या है, एक तरह का मैसेज है जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है। अब ये ऑफर पैकेट भी क्या है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, हर जगह जा रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है ये। और ये क्या पहुंचता है, ये हमारे किसी न किसी क्लाइंट के पास पहुंचेगा ऑफर पैकेट। ऑफर पैकेट यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो जो सेकंड हमारे पास पैकेट है वो है ऑफर पैकेट। अब ये ऑफर पैकेट जब यहाँ पे क्लाइंट के पास पहुँचता है तो हमारे जो DHCP सर्वर होता है इसके पास क्या होता है, आईपी एड्रेस का एक पूल होता है। इस आईपी पूल के अंदर क्या होता है, एक रेंज होती है, स्टार्टिंग एंडिंग रेंज। स्टार्टिंग आईपी क्या रहेगा और एंडिंग आईपी क्या रहेगा, इसकी रेंज होती है पूरी, ठीक है। मान के चलते हैं हमारी स्टार्टिंग रेंज है 10.1.1.3 और एंडिंग रेंज है 10.1.1.50। तो 3 से 50 तक की हमारे पास यहाँ पे आईपी एड्रेस की एक पूल बनी हुई है। तो ये पूल क्या कर रहा है, ये इसको ऑफर कर रहा है, ये पूरा का पूरा पूल क्या कर रहा है, इस क्लाइंट को ऑफर कर रहा है, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, सबको ऑफर करेगा, ठीक है, क्योंकि एक तरह का ब्रॉडकास्ट पैकेट है। अब क्या होता है, विद इन 30 सेकेंड या 1 मिनट तक अगर ऑफर पैकेट रिसीव नहीं होता है तो क्लाइंट जो होते हैं वो एपीपा एड्रेस उठा लेते हैं। एपीपा एड्रेस मालूम है आपको क्या होता है, इसको कहते हैं ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। ये एपीपा एड्रेस जो होते हैं इनकी रेंज जो होती है ये होती है 169.254.0.0 से लेकर 169.254.255.255। ये रेंज होती है ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज होती है। इसी रेंज के बीच का आईपी एड्रेस क्लाइंट उठा लेगा, ठीक है। और जो एक बार क्लाइंट उठाएगा, दूसरा जो क्लाइंट होगा उसी सीरीज का एक दूसरा आईपी एड्रेस उठा लेगा। तो इसी सीरीज में जो भी आईपी एड्रेस आप उठाओगे यहाँ पे क्लाइंट पे, ये यूनिक आईपी बनाएगा, ठीक है। और जितने भी क्लाइंट है वो इस आईपी के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर वो एक ही नेटवर्क में चल रहे हैं सेम लिंक में,
तो यहाँ पे आपके जो कंप्यूटर्स है वो ऑटोमेटिक आईपी उठा के काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह का नेटवर्क यहाँ पे बन जाता है। अब ये तो हो गया हमारे पास एपीपी एड्रेस। ये एपीपी एड्रेस कब आएगा? जब क्लाइंट जो है ऑफर पैकेट रिसीव नहीं कर पाएगा। डिस्कवर पैकेट ब्रॉडकास्ट किया लेकिन ऑफर पैकेट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में ये एड्रेस उठा लेगा एपीपी एड्रेस। अब एपीपी एड्रेस उठाने के बाद मान के चलते हैं इसने एपीपी एड्रेस उठा लिया, एपीआई, इस कंप्यूटर में एपीपी एड्रेस आ चुका है, लेकिन ये क्लाइंट लगातार डीएचसीपी डिस्कवर पैकेट को ब्रॉडकास्ट करता रहेगा। डिस्कवर पैकेट को क्या है, ब्रॉडकास्ट करता रहेगा एपीपी एड्रेस के साथ ही। एपीपी एड्रेस आ चुका है लेकिन फिर भी ये डिस्कवर पैकेट को नहीं छोड़ रहा है, यानी कि डिस्कवर पैकेट को ही लगातार क्या है, ब्रॉडकास्ट करते ही जा रहा है, राइट, ठीक है ना, समझ में आया। अब जो हमारे पास थर्ड पैकेट आता है वो तो आता है रिक्वेस्ट पैकेट। अब देखो क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट के पास यहाँ पे ऑफर पैकेट रिसीव हो गया। जब क्लाइंट के पास ऑफर पैकेट रिसीव हो जाता है तो क्लाइंट क्या करता है, इस पूल में से जो स्टार्टिंग का आईपी एड्रेस है, पूल में से क्या करता है, पहला एड्रेस सर्च करता है। तो पूल में क्या है, बहुत सारी रेंज है, ये बीच का एड्रेस नहीं उठाएगा बल्कि क्या करेगा, एक रेंज के हिसाब से स्टार्टिंग एड्रेस उठाएगा। जो एड्रेस इसको फर्स्ट अवेलेबल होगा उस एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट करेगा वाया द रिक्वेस्ट पैकेट। तो रिक्वेस्ट पैकेट इज अ टाइप ऑफ मैसेज सेंडिंग फ्रॉम द क्लाइंट टू द डीएचसीपी सर्वर। क्लाइंट से डीएचसीपी सर्वर के बीच में क्या है, एक पैकेट जाएगा जिसे हम कहेंगे रिक्वेस्ट पैकेट। अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है इस आईपी के लिए, पर्टिकुलर आईपी के लिए क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। और ये कैसे कर रहा है, रिक्वेस्ट वाया द ब्रॉडकास्ट। ये ब्रॉडकास्ट के थ्रू कर रहा है। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पास अभी आईपी एड्रेस नहीं आया, ठीक है। तो ये ब्रॉडकास्ट यूज कर रहा है और लगातार क्या कर रहा है, ऑफ यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर पे मैसेज दे रहा है, रिक्वेस्ट पैकेट भेज रहा है, ठीक है ना। अब एक ही आईपी के लिए मल्टीपल जो क्लाइंट है उनके लिए रिक्वेस्ट जा सकती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये 3 के लिए हो सकता है, ये भी रिक्वेस्ट करे, ये भी करे और ये भी करे, ठीक है। तो जिसकी रिक्वेस्ट पहले जाएगी उसको वही एड्रेस मिलेगा। तो इसमें क्या है, टाइमिंग का बड़ा खेल है, ठीक है ना। जैसे ही ऑफर पैकेट रिसीव होता है तुरंत ही रिक्वेस्ट पैकेट यहाँ से चला जाता है। इतना टाइम नहीं होता है इसको उसे पूरा रीड करे। वो सिर्फ क्या करता है, पर्टिकुलर रेंज को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है जो यहाँ पे दी गई होती है। तो स्टार्टिंग का जो भी आईपी उसको मिलता है उनमें से, उसके लिए वो रिक्वेस्ट कर देता है, राइट। और उसके बाद जो हमारा डीएचसीपी सर्वर होता है वो इसके बिहाफ पे एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट रिसीव करता है, सेंड करता है। तो डीएचसीपी सर्वर प्रोवाइड द एक्नॉलेजमेंट या एसी के पैकेट रिसीव करेगा क्लाइंट। क्लाइंट को एक्नॉलेजमेंट पैकेट के साथ क्या क्या मिलेगा, एक आईपी एड्रेस मिलेगा, सेकंड इसको मिलेगा सबनेट मास्क, तीसरा मिलेगा डिफॉल्ट गेटवे, चौथा मिलेगा प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर, पांचवा मिलेगा ऑल्टरनेट डीएनएस सर्वर अगर डिफाइन किया गया है तो, ठीक है ना। और लास्ट में क्या है, मिलेगी एक लीज ड्यूरेशन, ये मिलेगा आपको डेज, आवर्स एंड मिनट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस क्लाइंट को प्रोवाइड की जा रही है वाया एक्नॉलेजमेंट पैकेट। समझ आया। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं लीज जनरेशन प्रोसेस। ओके। बात समझ आया। सेकंड आता है हमारे पास लीज रिन्यूअल। लीज कैसे रिन्यू होती है बता सकते हो? अगर आपके पास कोई आईपी एड्रेस आ गया डीएचसीपी सर्वर से तो वो रिन्यू कैसे होगा, बताओ।
क्योंकि सर जो है आईपी कॉन्फ़िग स्पेस लेस रिन्यू करके जो है कमांड चलाएंगे, देन ये रिन्यू हो जाएगा आईपी एड्रेस। अरे उसके पास आ चुका है आईपी एड्रेस, अब हम कमांड वांड नहीं चला रहे हैं, ठीक है ना। कमांड चला के तो मैनुअली आप उसको रिन्यू कर रहे हो, नहीं समझे। अगर हम कमांड ना चलाएं तो कैसे रिन्यू होगा बताओ, क्या प्रोसेस है इसका। बोलो। अब उसमें सर रिन्यू का तो कुछ नहीं पता है, बट अगर उसमें सेट कर रखा है डीएचसीपी में कि 3 डेज में ये रिन्यू हो जाए, तो वो 3 डेज में रिन्यू होगा। बट ये प्रोसेस कैसे होता है रिन्यू, ये नहीं पता है। देखो मैं बताता हूँ। देखो लीज रिन्यूअल प्रोसेस तब चलता है जब हमें आईपी एड्रेस मिल जाता है, लीज मिल जाती है। अब ये सेकंड प्रोसेस चल रहा है जब क्लाइंट की 50% लीज एक्सपायर हो जाती है। क्लाइंट की जब 50% लीज क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, तो ऑटोमेटिक क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट पैकेट भेजता है सर्वर के पास। क्लाइंट सेंडिंग द रिक्वेस्ट पैकेट टू द सर्वर फॉर रिन्यूअल इट्स लीज। लीज रिन्यूअल के लिए क्लाइंट ऑटोमेटिकली एक मैसेज भेज देता है रिक्वेस्ट पैकेट के थ्रू, और ये क्या होता है, यूनिकास्ट होता है पैकेट। ये यूनिकास्ट पैकेट होता है। यूनिकास्ट इसलिए होता है क्योंकि इसको आईपी एड्रेस मिल चुका है, और ये सर्वर का आईपी एड्रेस भी जानता है, मैक एड्रेस भी पता है, आईपी एड्रेस भी पता है, दोनों चीज़ें पता है। तो इसलिए क्या करेगा, ये इस समय ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, यूनिकास्ट करेगा, ठीक है ना। क्योंकि ब्रॉडकास्ट तो सब जगह जाएगी, लेकिन ये अपने उसी आईपी एड्रेस के लिए रिन्यूअल मांग रहा है, यानी कि जो आईपी एड्रेस इसको मिल चुका है उसी को रिन्यू कर रहा है। ध्यान रखना, नए आईपी के लिए नहीं कह रहा है ये इसको नया आईपी नहीं चाहिए, बल्कि क्या है, ये कह रहा है कि मेरी लीज को क्या कर दो, बढ़ा दो। क्या हो चुकी है इसकी 50% लीज, क्या हो चुकी है, एक्सपायर्ड हो चुकी है। ही इज वांटेड टू इंक्रीज द लीज, ये लीज को बढ़ाने के लिए बोल रहा है। इसने आईपी एड्रेस रेंट पे ले रखा है, ठीक है ना। लीज का मतलब होता है रेंट पे। तो इसको आईपी एड्रेस जो मिल मिल रहा है, मान के चलते हैं 4 दिन का इसको आईपी एड्रेस मिला, और 2 दिन हो चुके हैं। जब 2 दिन पूरे हो जाएंगे तो ये अपनी लीज को बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट पैकेट भेजेगा सर्वर के पास, ठीक है ना। 50% जब इसकी लीज एक्सपायर होती है तो ऑटोमेटिकली उसको वही आईपी एड्रेस रिन्यू कर दिया जाता है, और और जो सर्वर है उसे वापस से एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा, ठीक है। और इसकी लीज को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। लीज को फिर क्या कर देगा, फिर से रिन्यू कर देगा, यानी कि फिर से लीज को वापस से उतने ही दिन के लिए बढ़ा देगा, ठीक है ना। कब बढ़ाएगा, जब 50% पे रिक्वेस्ट पैकेट जाएगा। बिना रिक्वेस्ट पैकेट जाए सर्वर जो है वो लीज नहीं बढ़ा सकता अपनी मर्जी से। बात समझ आई। उसके बाद जब एक्नॉलेजमेंट पैकेट इसे रिसीव हो जाएगा तब ये लीज बढ़ा देगा, यानी कि सेम आईपी एड्रेस हमेशा क्या होता है, रिन्यू हो जाता है। सेम आईपी क्या हो जाता है, दोबारा से अलॉट हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि उस आईपी एड्रेस के लिए किसी और ने रिक्वेस्ट नहीं की होती, तो हमें क्या होता है, सेम आईपी एड्रेस मोस्ट ऑफ द केसेस मिल जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं 90 टू 99% केस में वही सेम आईपी हमें मिलता है। आपने देखा भी होगा, आपने देखा होगा जब भी कोई क्लाइंट जो है आईपी एड्रेस उठाता है और उसका जो सिस्टम है जब रिन्यू करता है तो उसी आईपी को रिन्यू कर देता है। हाँ। देखा होगा हमने मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो मोस्ट हम्म। ऑफ द केसेस में वो आईपी एड्रेस फ्री रहता है, इसलिए वापस से अलॉट हो जाता है। ओके। केस नंबर 2, if the client is not renew its lease
अगर क्लाइंट किसी वजह से अपनी लीज को रिन्यू नहीं कर पाता आफ्टर 50%, अगर 50% पे क्लाइंट अपनी लीज को रिन्यू नहीं कर पाता, या फिर क्या है, उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलता है, एनएसी के पैकेट मिलता है। एनएसी को बोलते हैं नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट बहुत कम केसेस में मिलता है, रेयर केस में ही नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलता है, लेकिन अधिकतर केस में हमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है लीज रिन्यू करने के लिए, राइट। अब क्या है, जब ये इसकी रिन्यू नहीं कर पा रहा है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिल गया इसको किसी तरह से, ठीक है ना, कोई भी रीजन हो सकता है। इसके बाद होता क्या है कि जब 85 पॉइंट, ये एक मिनट, ये होता है 87.5%। कितना होता है? 87.5%। जब इसकी लीज एक्सपायर हो जाती है, then he is looking for the another DHCP server via the discover packet। ये फिर से क्या करेगा, डिस्कवर पैकेट को ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर देगा आफ्टर 87.5% ऑफ द लीज एक्सपायर्ड। भाई 50% पे तो उसने लीज क्या नहीं करी, रिन्यू नहीं करी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये फिर से डिस्कवर पैकेट ब्रॉडकास्ट करेगा आफ्टर 87.5% द लीज एक्सपायर्ड, यानी कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होगी इसकी लीज। तब ये क्या करेगा, फिर से डिस्कवर पैकेट ब्रॉडकास्ट करेगा फॉर द लुकिंग फॉर द अनदर डीएचसीपी सर्वर। ये किसी नए डीएचसीपी सर्वर को सर्च करेगा, ठीक है, डिस्कवर पैकेट के लिए। डिस्कवर पैकेट ब्रॉडकास्ट करेगा जिससे कि ऑफर पैकेट रिसीव कर सके, ठीक है। ठीक है। तो ये होता है रिन्यूअल प्रोसेस। बात समझ आ गई? हाँ, अच्छा सर, अगर ये डिस्कवर किया दूसरे डीएचसीपी सर्वर के लिए, दूसरा डीएचसीपी सर्वर है ही नहीं तो वो मेन भाई ब्रॉडकास्ट कर रहा है, वो तो उसी डीएचसीपी सर्वर से कोई दूसरा आईपी मिल जाएगा उसको, वाला आईपी तो नहीं मिलेगा। नहीं हाँ। समझे? अब उसे दूसरा आईपी एड्रेस मिलेगा, ओके। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि वही मिल जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आईपी एड्रेस बदल जाता है। वो इसलिए बदलता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वो रिन्यू नहीं कर पाता उसी आईपी को, ठीक है ना। तो उसे रिक्वेस्ट में नया आईपी एड्रेस मिल जाता है। ओके। ठीक है सर। बात समझ आई नहीं आई? हाँ। तो इस पूरे प्रोसेस को हम डोरा बोलते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डोरा प्रोसेस। ओके, लेकिन इस मोस्ट डोरा मोस्ट ऑफ में। द यूट्यूब चैनल्स पे आपने सर्च करके देखो, अधिकतर बकवास की हुई होगी। आधी चीज़ें वो सही नहीं बताते, सब चीज़ गलत बताते हैं, ठीक है ना। सही चीज़ जो मैंने आपको बताई वो ये चीज़। तो ये दो प्रोसेस नहीं बताते, वो सिर्फ क्या बताते हैं, यही वाला फर्स्ट वाला प्रोसेस बताते हैं, और वो भी सही से नहीं बताते। समझ रहे हो? जी सर। उन्हें सिर्फ डोरा प्रोसेस पता है, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि इनके दो स्टेप होते हैं। बात समझ में आई? तुमने ही पहली बार सुना होगा। पता ही नहीं था ये तो, ये तो प्रोसेस मोस्ट डोरा। ऑफ केसेस में लोगों को नहीं पता होता, हाँ। ठीक है ना। क्योंकि जिन ट्रेनर से वो ट्रेनिंग लेते हैं ना, उन्हें खुद नहीं पता होता, तो वो आगे क्या पढ़ाएंगे। ओके। समझ रहे हो? इंस्टीट्यूट में 2-2 4-4 हज़ार रुपए में वो पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में वो नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, और आगे इंटरव्यू में जाके क्या है, वो फेल हो जाते हैं, पास नहीं हो पाते। ये रीज़न है। या कभी कभी इंटरव्यूअर होता है ना, उसको भी नहीं पता होता ये प्रोसेस क्या है। जब आप बताओगे तब उसकी आँख खुलती है कि हाँ यार ये ऐसा होता है, ठीक है ना। ठीक है सर, फिर इतना ही रखते हैं आज। हम्म, इतना ही रखते हैं फिर आज, क्योंकि निकलना ठीक है है। ऑफिस। ये तो थ्योरी हो गई, उसके बाद हम लैब करेंगे आगे।
तो उसमें लैब करेंगे, उसमें एवरीथिंग। डीएचसीपी सर्वर बनाएंगे, ओके। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर करेंगे, जैसे रिजर्वेशन करना, ठीक है, डीजी स्कोप वगैरह करना, बना। सुपर स्कोप करना, ठीक है, ओके। और पॉलिसी बनाना, फिल्टरिंग करना, ठीक है, ये सब काम करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। चलिए, ओके, बाय।